नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ डॉक्टर भूषण अरुण बैरागी सर जी हैं, जो कि छठी जनरेशन है आयुर्वेद की और एसोसिएट प्रोफेसर हैं नोबेल कॉलेज में पंचकर्मा के। आज हम उनसे पंचकर्मा के ऊपर ज्ञान लेंगे और पूछेंगे कि पंचकर्मा के बारे में जो भी उनका ज्ञान है वो हमारे साथ साझा करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। और कैसे हैं आप सर? एकदम बढ़िया। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि पंचकर्मा का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये मुख्यतः कौन कौन से प्रकार का होता है? देखिए बेसिकली पंचकर्मा जो है वो 5 टाइप के पंचकर्मा होते हैं, इसीलिए उसको पंचकर्मा कहा जाता है। उसमें वमन, विरेचन, नस्य, रक्त, मोक्षण और बस्ती, ऐसे 5 कर्म इसमें आए जाते हैं। तो बेसिकली दो आयुर्वेद का एक कंसेप्ट में 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। एक स्वास्थ्य रक्षण और एक विकार परिमोक्ष, ऐसे 2 चीज़ें हैं। तो पंचकर्म दोनों तरीके से काम करते हैं। एक स्वास्थ्य रक्षण के लिए भी पंचकर्म किए जाते हैं और आतुर परिमोक्ष मतलब कोई व्याधि या फिर कोई डिसीज कंडीशन अगर है तो उसको ठीक करने में भी पंचकर्म काम करते हैं। जी। सर, मेरा क्वेश्चन एक और है कि जो पंचकर्मा है वो किन किन रोगों में करना उपयुक्त माना गया है? देखिए अभी जस्ट मैंने अभी बोला कि जस्ट रोगों में ही पंचकर्म किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप स्वास्थ्य रक्षण के लिए भी पंचकर्म कर सकते हो। जैसे जी। कि फॉर एग्जांपल 3 बेसिक ऋतु है जो हमारे पूरे इंडिया में सब लोग जिसको फॉलो करते हैं, कि जैसे गर्मी का सीज़न है, बारिश का सीज़न है और ठंडी का सीज़न है। ये बेसिक 3 ऋतुएं जो होती है, इनमें 3 बेसिक पंचकर्म किए जाते हैं। जैसे वमन है जो है वो वसंत ऋतु में किया जाता है, मतलब गर्मी जस्ट स्टार्ट होने से पहले। जी। बस्ती कर्म जो होता है वो वर्षा ऋतु में किया जाता है। और शरद ऋतु जो होती है, शरद ऋतु में हम रक्तमोक्षण और विरेचन ये कर्म किया मतलब करते ऋतुओं के हैं। हिसाब से। ऋतुओं के हिसाब से प्लान जी। किया जाता है। ठीक है सर। और सर, मेरे को एक और क्वेश्चन है कि जो पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पाश्चात्य कर्म कहे गए हैं पंचकर्मा के, ये कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं? एक्चुअली बहुत बढ़िया सवाल है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग पंचकर्म करवाते तो है, लेकिन मार्केट में अभी ऐसे भी लोग हैं पंचकर्म को ट्रेंडिंग में लाने के लिए कि एक दिन में पाँचों के पाँचों कर्म कर देते हैं। तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो मेनली पूर्व कर्म और प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, इन तीनों लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से अगर आप जाते हो तो कोई भी पंचकर्म करना ईजी हो जाता है और उसके रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो पूर्व कर्म की डेफिनेशन अगर आप हमारे ग्रंथकारों के हिसाब से सोचोगे तो ग्रंथकारों ने ऐसे बोला है कि प्रधान कर्म ठीक से हो उसके लिए जो किए जाते हैं उसको पूर्व कर्म कहा जाता है। और पश्चात कर्म के लिए उन्होंने बोला है कि प्रधान कर्म अच्छे से हो गया है, उसके इफेक्ट और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए जो किए जाते हैं वो पश्चात कर्म है। और प्रधान कर्म तो हमारे बेसिक 5 कर्म है ही। तो प्रधान कर्म अच्छा होने के लिए और प्रधान कर्म को और इन्हांस करने के लिए ऐसे पूर्व कर्म और पश्चात कर्म ऐसे किया जाता है। सर, मैंने देखा है कुछ लोग जैसे पंचकर्मा करवा के जो पश्चात कर्म जो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनका आहार है वो बहुत ख़राब होता है। मतलब सेम वही फास्ट फूड वगैरह, ये जंक फूड। तो क्या ये ठीक माना जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेसिकली पंचकर्म करने के बाद आपको आहार के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। इवन हमारे जो आचार्य हैं चरक जी, उन्होंने ऐसे बोला है कि आहार विद्या कुशलाहा, ऐसा अगर वैद्य हो तो ही वो पंचकर्म का ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकता है। तो बेसिकली पंचकर्म जब हम करते हैं तो दोष और अग्नि, इनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके किया जाता है। पंचकर्म करने के बाद हमारी जो अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, वो बहुत वीक हो जाती है। तो उसको धीरे धीरे बढ़ाने के लिए आहार का प्लानिंग किया जाता है। वो एक अच्छा पंचकर्म वैद्य ही आपको समझा सकता है कि आपको कैसे वो आहार मैनेज करना है। तो जो मैंने अभी कहा कि पश्चात कर्म क्यों किए जाते हैं, कि प्रधान कर्म जो है उसकी एक्शन जो है उसको इन्हांस करने के लिए किए जाते हैं। तो ये जो चीज़ है आहार, ये उसी का एक पार्ट है कि पंचकर्म होने के बाद आहार को अपना पंचकर्म जो है उसके इफेक्ट को इन्हांस करने के लिए बेसिकली आहार जो है उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। राइट सर। सर, स्नेहन और स्वेदन का पंचकर्मा में क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उन दोनों का। बेसिकली स्नेहन जो है वो प्रधान कर्म भी माना जाता है, स्नेहन स्वेदन को, और उनको पूर्व कर्म भी माना जाता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऋतुओं के हिसाब से हम पंचकर्म प्लान करते हैं। तो उसमें कोई भी पंचकर्म अगर प्लान करना हो तो स्नेहन और स्वेदन ये जो होते हैं 99% इनको पूर्व कर्म करके
प्लान किया जाता है। तो स्नेहन जो होता है बेसिकली मतलब घी या फिर एक्सटर्नली मसाज करना और इंटरनली घी वगैरह जो दिया जाता है। तो स्नेहन से क्या होता है, हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स जो होते हैं उन टॉक्सिन्स को हमारे बॉडी सेल्स से वो लूज करने का काम करते हैं स्नेहन, और स्वेदन जो होता है वो उनको लिक्विफाई करने का काम करता है। तो ये बेसिकली दो चीज़ें जब एक साथ मिलती है तो हमारा प्रधान कर्म जो है मतलब वमन करवाना, विरेचन करवाना वो इजी हो जाता है। तो स्नेहन स्वेदन इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पंचकर्म। सर पंचकर्मा करते वक्त किन किन सावधानियों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए? ओके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि अभी की जो डेली लाइफ अभी के पेशेंट की जो है वो इतनी ज़्यादा बिजी रहती है कि उनको ये चीज़ समझानी पड़ती है और वो चीज़ें करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चरक जी बोलते हैं सिद्धिस्तान में, उच्चैर्भाष्य रथक्षोभम अतिचंक्रमण आसने अजीर्णे अहिते भोज्ये दिवा स्वप्नम समैथुनम। ये 8 ऐसी चीज़ें हैं, इनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। फॉलो करना है मतलब इसमें से ये चीज़ें नहीं करनी है। मतलब पंचकर्म जब चालू है तो दिन में सोना नहीं है, रात में जगना नहीं है, बाहर का कुछ खाना नहीं है, हल्का खाना खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य पालन मतलब सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी। आप अगर ज़्यादा बिजी हो तो आपके सामने स्क्रीन टाइम आपका कम होना चाहिए। अगर आप आईटी फील्ड में हो तो आपका लैपटॉप वर्क कम हो जाना चाहिए। इवन आपका ट्रैवलिंग जो है वो ट्रैवलिंग भी आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ये बेसिक 8 चीज़ें हैं, इनको अगर आप फॉलो करते हो तो पंचकर्म के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। जी सर। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा है कि स्वस्थ व्यक्ति का भी पंचकर्म किया जाता है। यस। तो स्वस्थ व्यक्ति का अगर हम पंचकर्म करते हैं तो उसमें हमें क्या लाभ मिलते हैं? हाँ, इसमें चरक जी सूत्रस्थान में एक बहुत अच्छा सुंदर ऐसा एक सूत्र बताते हैं। वो बोलते हैं दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जीता लंघन पाचनी ही जीता संशोधन हेतु न तेषाम पुनरुद्भवा। मतलब अगर आप ओरल मेडिसिन सिंपली अगर शमन चिकित्सा करते हो, ओरल मेडिसिन से किसी व्याधि का अगर आप शमन करते हो तो वो व्याधि वापस होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप शोधन करते हो मतलब पंचकर्म करने से अगर किसी व्याधि की ट्रीटमेंट आप करते हो तो न तेषाम पुनरुद्भवा, मतलब वो व्याधि आपको वापस नहीं होते हैं। तो ये बेसिक उसके पीछे का है कि अगर स्वास्थ्य रक्षण के लिए भी अगर आप करते हो तो 1 साल की आयुर्वेद आपको गारंटी देता है कि 1 साल तक मतलब 1 साल तक आपको किसी भी तरह का रोग होने के रोग चांसेस काफी कम हाँ होगा। नहीं होंगे। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि जीवेत शरदः शतम, कि आप 100 शरद ऋतुओं तक जियो। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना जीवेत वसंतः शतम, लेकिन वसंतः नहीं बोला है, शरदा बोला है। क्योंकि आप शरद ऋतु को अगर देखोगे तो हमारे जो लौकिक ग्रंथ है उसमें बोला है वैद्यानाम शारदी माता। वैद्यों की शरद ऋतु जो है वो वैद्यों की माता है, क्योंकि शरद ऋतु में सबसे ज़्यादा पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं। इवन आप थोड़ा सर्वे भी करके देखोगे, आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो भी देखोगे तो कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट आपको शरद ऋतु में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उस वक्त वैद्य का भरण पोषण होता है, मतलब उसको धन की प्राप्ति ज़्यादा होती है, इसलिए वैद्यानाम शारदी माता। और जीवेत शरदशतम, जीवेत शरदशतम ये पेशेंट के लिए है कि आप 100 शरद ऋतुओं तक जियो, मतलब शरद ऋतु तक आपको कुछ होना नहीं चाहिए ऐसे। इसलिए पंचकर्म जो है उनमें ये बेसिक ऋतु में शरद ऋतु को भी इन्वॉल्व किया गया है। सर अभी आपने जैसे बताया तो मेरा इसी में से क्वेश्चन आया है कि जैसे आजकल की जो यूथ पीढ़ी है उसमें बहुत सारी ऐसी डिजीज जैसे कि कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम होगी, हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं, तो क्या इसमें भी पंचकर्म का कोई रोल है? हाँ, इसमें भी बहुत अच्छा रोल है पंचकर्म का। लेकिन बेसिकली अभी की जो यूथ जो है, इस यूथ को मैंने जो देखा हुआ है, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं या फिर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं अभी जो फर्स्ट ईयर के जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, जस्ट 17-18 साल के जो लोग होते हैं, 17-18 साल की उम्र में भी उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेस सबको होता है लेकिन उनमें जो हैंडल करने की जो शक्ति है ना वो अभी की जनरेशन में थोड़ी सी कम हो गई। जल्दी से पैनिक हो जाना, छोटी छोटी बातों का टेंशन लेना, तो इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए पंचकर्म बहुत अच्छा काम करता है। इवन मनसा संप्रसाद्यन्ते, ऐसे पंचकर्म का बारे में बोला है कि वो मन को प्रसादन करने वाला एक कर्म है। तो अगर आपका मन का बल अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस कम होना ही होना है। तो पंचकर्म उसमें भी आपको बहुत अच्छा हेल्प करवाता है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बस्ती है उसको अर्ध चिकित्सा कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, अर्ध चिकित्सा बोलने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें से एक मेन जो रीज़न है कि जैसे वमन जो हम करवाते हैं वो बेसिकली कफ के लिए करवाते हैं, विरेचन जो करवाते हैं हम वो बेसिकली हम
पित्त के लिए करवाते हैं। बस्ती बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि वायु के लिए किया जाता है, लेकिन हमारे ग्रंथकार बस्ती के बारे में और एक सूत्र बताते हैं। वो बोलते हैं कि बस्ती वातेच पित्तेच कफे रक्ते प्रशस्यते संसर्गे सन्निपातेच, ऐसे बोला है। मतलब वो वायु, पित्त, कफ, संसर्गज दोष, मतलब कोई व्याधि अगर एक साथ जुड़े हुए हो उनके लिए भी बस्ती बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ और भी बहुत ऐसे सारे सूत्र है। वो बोलते हैं शिशु नाम अशिशु नाम च, जैसे कि वमन विरेचन अगर करवाना है तो हम वो छोटे बच्चों में थोड़े से लिमिटेशंस आ जाते हैं, या फिर अबो 80 अबो 75 हमारे पास वो लिमिटेशंस होते हैं, वो हम नहीं कर सकते। लेकिन बस्ती के लिए वैसे लिमिटेशंस नहीं है। वो शिशु नाम और अशिशु नाम, मतलब वो जो बहुत एजेड पर्सन है उनमें भी कर सकते हैं, और शिशु मतलब जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनमें भी हम कर सकते हैं। तो उसका जो काम करने का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है बस्ती का। इसलिए बस्ती में जो अर्ध चिकित्सा का उसको एक मान दिया गया है वो बिल्कुल सही है, ऐसा एक उसमें एक सोच सकते हैं हम। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो पंचकर्म चिकित्सा है उसके दौरान जो आहार विहार है उसमें क्या क्या परिवर्तन जो है वो आवश्यक हैं? अभी एक थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बोला कि अष्टो महादोषकर भाव उच्चैर भाषा रथक शोभ, उसमें दो चीज़ें आई हुई है। एक है कि अजीर्णे भोज्य और अहित्य भोज्य। अभी अजीर्ण भोज्य को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अहितकर भोजन के बारे में अगर हम देखेंगे तो हितकर होना या फिर अहितकर होना, ये कंसेप्ट हर एक व्यक्ति के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि शायद आपको तुअर की दाल पसंद नहीं होगी, लेकिन मुझे वो पसंद है, तो आपके लिए वो अहितकर है, मेरे लिए वो हितकर है। वैसे ही कोई जो लोग होते हैं उनको तीखा पसंद होता है, किसी को मीठा पसंद होता है। तो हित ये जो कंसेप्ट है ये व्यक्ति के हिसाब से चेंज होता है। जनरली हम जब पंचकर्म करते हैं तो पंचकर्म में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको हल्का खाना खाते हैं। तो जनरली मैं पेशेंट को बताता हूँ आपको दाल चावल खिचड़ी ऐसा आहार खाना है, रोटी पूरी तरह से बंद करनी है। लेकिन अगर कोई पेशेंट है उसको चावल अगर पसंद ही नहीं है तो उसके लिए वो अहितकर है, तो उसको हमें चावल नहीं देने चाहिए, उसके जगह पर हमें दूसरा आहार प्लान करना चाहिए। तो बट ऑब्वियसली कि आहार के ऊपर आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके ही पंचकर्म चिकित्सा के ऊपर आपको ध्यान देना है। सर ऐसा भी माना जाता है कि जो आहार कई बार की कुछ लोगों को जो डिजीज़ है किसी आहार की वजह से ही हो रही हो? हाँ, हो सकता है, क्योंकि आहार जो है हमारी जो शरीर है, शरीर बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है। फर्स्ट वन इज आहार, सेकेंड वन इज निद्रा और थर्ड वन इज ब्रह्मचर्य। तो उसमें हम निद्रा और ब्रह्मचर्य के ऊपर नहीं जाते। तो पहला जो चीज़ है आहार, हम जब जो खाते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है। इसलिए जैसा भी आप आहार खाने वाले हो उससे हमारे शरीर का भी पोषण होता है, हमारे मन का भी पोषण होता है। हर एक चीज़ के लिए हमारा आहार ही जिम्मेदार है। इसलिए आहार को महाभेषज बोला गया है कि वो सबसे बड़ी औषधि है जो हमारे शरीर को हील करती है। इसलिए आहार के ऊपर ध्यान देना 100% ज़रूरी है। जी सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हमने पंचकर्मा करवाया तो हमें ये हो गया ये हो गया। क्या पंचकर्मा के वाकई में कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? जब मैं मेरे स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने के वक्त में एक बात उनको पूरे साल भर में कम से कम मैं 100 बार ये बात बताता हूँ कि पंचकर्मा में आपको क्या करना है ना ये कभी मत सोचो, पंचकर्मा में आपको क्या नहीं करना है ना ये पहले सोचो। जिस वैद्य को पता है ना कि मुझे पंचकर्मा में क्या नहीं करना है वही अच्छा पंचकर्मा वैद्य है। और ऐसा नहीं है कि पंचकर्मा के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर पेशेंट ने कुछ पथ्य को फॉलो नहीं किया या फिर आहार का कुछ फॉलो उसने नहीं किया या फिर वैद्य से कुछ गलती हो गई या फिर वहाँ पर जो नर्सिंग है उससे कुछ गलती हो गई, तो इसकी वजह से या फिर मेडिसिन जो है प्रॉपर जो मेडिसिन मिलनी चाहिए उसकी वजह से भी अगर पेशेंट को प्रॉपर मेडिसिन अगर नहीं मिली तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पंचकर्मा के कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उससे भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अच्छा वैद्य मिलना चाहिए और अच्छा रुग्ण भी होना चाहिए और अच्छा परिचारक और अच्छी औषधि होनी चाहिए। ये चारों चीज़ें एक साथ अगर मिलती है तो ही पंचकर्मा अच्छे से हो पाता है। मतलब एक तरह से आपका कहना ये है कि अगर आप पंचकर्मा करवा लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी चाहें वो खा सकते हैं। आपको उसके बाद अपने आहार विहार का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि आप दोबारा बीमार ना पड़े। और अगर आप भी किसी भी तरह का पंचकर्मा से रिलेटेड कुछ भी कभी भी किसी से पूछना, मतलब अगर वैद्य से पूछना चाहते हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं।
ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं नोबेल कॉलेज में और 6th जनरेशन है पंचकर्मा की, और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और धन्यवाद। थैंक यू।